मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये श्रृंखला हम लोगों की चल रही थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें अभी तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हर वीडियो में आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। ये 7वां वीडियो है जिसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे और इन प्रश्नों का संबंध होगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 10 से, जिसमें उल्लेख किया गया है लोक व्यवस्था एवं परिशांति को बनाए रखना, जो कि सेक्शन 129 से लेकर के 148 तक मेंशन है। तो ये धारा 129 से 148 तक है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो हमने शॉर्ट लिस्टेड किया है और उनके बारे में स्पष्ट और थोड़ा सा विस्तृत रूप से बात करेंगे। हर प्रश्न के 4 उत्तर दिए होंगे और सही उत्तर को लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इन प्रश्नों से आपको अपनी परीक्षा में सहायता मिलेगी। पहला प्रश्न हमारा है, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का आदेश दे सकेगा। ऑप्शन है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, सी ऑप्शन है उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो सही आंसर है यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। अब इसका डिटेल आप देखिए, सीआरपीसी का जो सेक्शन सीआरपीसी 1973 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 129 में कहा गया है कि नागरिक बल यानी सिविल बल द्वारा भीड़ को तितर बितर करने का क्षमादेश सबसे पहली चीज कौन दे सकेगा? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी ये आदेश दे सकेगा, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी भी दे सकेगा, और यदि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मौके पे उपस्थित नहीं है तो कम से कम उप निरीक्षक या उससे ऊपर का पुलिस अधिकारी जो है सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का क्षमादेश दे सकेगा। यहाँ पे जिस सदस्य से वो सिविल सदस्य से अपेक्षा करेगा वह सिविल सदस्य सबसे पहली चीज पुरुष होना चाहिए और जमाव का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने का भार साधक अधिकारी या उपनिरीक्षक ऐसे सदस्य से अपेक्षा करेगा कि वो भीड़ को तितर बितर कराने और उन्हें परिरुद्ध तथा गिरफ्तार करने में पुलिस की सहायता करे। लेकिन यह सिविल नागरिक जो होगा ना तो ये महिला हो सकती है और ना जमाव का सदस्य हो सकती है, तो ये तो कोई पुरुष सदस्य होगा और जमाव का सदस्य नहीं होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो जमाव की बात की जा रही है, विधि विरुद्ध जमाव की बात की जा रही है, ये आपकी भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 141 में मेंशन है। यानी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 141 कहता है विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली। 142 कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। आईपीसी का सेक्शन 142 कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, और 143 कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड। 144 ये कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य लेकिन घातक आयुध से सशस्त्र सज्जा से साथ है, घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। और 145 में क्या है कि तितर बितर का आदेश दे दिया गया है, उसके बावजूद भी जमाव का सदस्य बना रहना। तो ये उसी विधि विरुद्ध जमाव की बात की जा रही है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 130 के अंतर्गत जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करा सकता है। देखिए, अगर सामान्य समादेश द्वारा भीड़ तितर बितर नहीं होती है तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट भीड़ को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल प्रयोग किए जाने का आदेश दे सकता है, और यह मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि वह भीड़ को तितर बितर कराए। और ऐसा क्यों? क्योंकि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो गया है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो गया है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी अपेक्षा पुलिस अधिकारी से करता है कि वो भीड़ को तितर बितर कराए। दूसरी चीज़ यहाँ पे भीड़ के सदस्यों को दंड देने के लिए, उन पर कार्रवाई के लिए उन्हें परिरुद्ध करे, उन्हें गिरफ्तार करे। और तीसरा पॉइंट, जितना बल गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक हो उतने ही बल का
प्रयोग करे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और कि यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट से मौके पर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो बल का कोई भी राजपत्रित अधिकारी या आयुक्त यानी कमिश्नर या कोई भी गजटेड अफसर भीड़ को तितर बितर करके और 131 सीआरपीसी के एक सेक्शन 131 के तहत उन्हें परिरुद्ध और गिरफ्तार कर सकेगा। तो ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहले का आंसर आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा, उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो। ए आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा और चौथा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूसेंस हटाने का सशस्त्र आदेश दे सकेगा। न्यूसेंस से तात्पर्य है लोक बाधा से। लोक बाधा से तात्पर्य है, सामान्य रूप से आप ये जानकारी रखें कि एक सामान्य व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति उसके अधिकारों का अतिक्रमण करता है, एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य नागरिक है, अगर कोई व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन करता है, उसके अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो यहाँ पे राज्य का कर्तव्य है कि इस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे और उस व्यक्ति को दंडित करे। यही लोक कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा है और इसी आधार पर लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर गवर्नमेंट का गठन होता है। तो न्यूसेंस का मतलब लोक बाधा होता है। न्यूसेंस हटाने का सशस्त्र आदेश दे सकेगा जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इसी के निमित्त सशक्त किया गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यहाँ पे इसका सही आंसर उपयुक्त सभी है। तो आपको डिटेल में बताएं इसके बारे में। सीआरपीसी का सेक्शन 133 है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में कहा गया है कि न्यूसेंस हटाने का सशस्त्र आदेश कोई भी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इसी के लिए निमित्त किया गया या सशक्त किया गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या किसी अन्य व्यक्ति की सूचना पर सशस्त्र आदेश दे सकेगा। किस लिए? न्यूसेंस को हटाने के लिए। न्यूसेंस में क्या क्या आ सकता है? किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप द्वारा या किसी समूह द्वारा किसी लोक मार्ग में बाधा पहुंचाई जा रही हो, किसी नदी में बाधा पहुंचाई जा रही हो, किसी आम रास्ते में या बाजार व्यवस्था में या अन्य चीज़ों में, या ऐसी जगह उद्योग चलाया जा रहा हो जिससे आम पब्लिक परेशान हो रही हो, या ऐसी जीविका का साधन अपनाया गया हो, या ऐसा कोई भयानक पशु पाला गया हो कि जिससे जो है लोक व्यवस्था भंग हो रही हो। तो इस रेफरेंस में जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो इसी के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया है या जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट हटाने का सशस्त्र आदेश दे सकता है। तो इसका सही आंसर आपका है डी, उपयुक्त सभी, और सीआरपीसी के सेक्शन 133 से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144। ये सीआरपीसी की सबसे फेमस धारा है और सबकी जुबान पे रहती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और इसी के तहत कर्फ्यू भी लगाया जाता है। हालांकि इस सेक्शन में कर्फ्यू शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो इसका मर्म है, सार है, तो इसी के अंतर्गत धारा 144 के अंतर्गत ही कर्फ्यू का आदेश दिया जाता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जो है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किस अतिरिक्त अवधि तक आदेश को बढ़ा सकती है। सबसे पहली चीज, यदि लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तत्काल किसी भी निषेधाज्ञा की आवश्यकता होती है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा इसी के लिए नियुक्त किया गया है या जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट धारा 144 किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, जिसका जो समय विस्तार होगा वो किसी भी स्थिति में 2 माह से अधिक नहीं होगा। यानी एक बार धारा 144 जब लगाई जाएगी तो अधिकतम 2 माह के लिए वह लागू रहेगी। लेकिन यदि राज्य सरकार ऐसा समझती है कि लोक सुरक्षा या लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धारा 144 का विस्तार किया जाना आवश्यक है तो सेक्शन 144(4) का प्रयोग करते हुए इसे अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए बढ़ा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा अधिकतम 6 माह की अवधि। तो क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो ये था
कि धारा 144 में दिए जाने वाले आदेश को स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा किस अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकती है। तो जब मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 किसी क्षेत्र में लागू की जाती है तो वो 2 माह तक तो प्रवर्त रहेगी ही रहेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि इसे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो 144 के सब सेक्शन 4 का प्रयोग करते हुए इसे अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। तो ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका डी आंसर सही था और इसका बी। अगले पे आइए। नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर और 6 नंबर ये कई बार रिपीटेड हुए हैं और अलग अलग तरीके से रिपीटेड हुए हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने फिर से इनको रिपीट कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण कर सकता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अलग या डिफरेंट ना लगे, इन दोनों प्रश्नों का संबंध सीआरपीसी के सेक्शन 133 से है और इनको एक बार फिर से डिटेल में देखिएगा। जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, यहाँ पे ये भी हो सकता था कि इसके लिए नियुक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण के निवारण का आदेश कर सकते हैं। ये सही आंसर है धारा 133 के तहत। सीआरपीसी के सेक्शन 133 के तहत जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या इसी के निमित्त नियुक्त किया गया कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको ये अधिकार है कि यदि कोई भी लोक बाधा जिसमें पर्यावरण प्रदूषण भी आता है, यानी कोई ऐसा उद्यम या कारोबार जिस तरह से आप ले सकते हैं कि प्लाईवुड बनाने की फैक्ट्री है या कोई ईंट भट्ठा है या इस तरह का कोई भी उपक्रम है जिसके द्वारा जो है पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, किसी तरह से नदी को हानि पहुंच रही है या किसी तरह से पर्यावरण को हानि पहुंच रही है जिसके अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है, वायु प्रदूषण भी हो सकता है। कई चीज़ें हैं जिन्हें रोकने के लिए या उसका निवारण करने के लिए और जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या इसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 133 के तहत इसका आदेश दे सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको लोक अपदूषण का मतलब क्या होता है? पब्लिक न्यूसेंस, लोक बाधा। निम्नलिखित में से किसको लोक अपदूषण हटवाने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पे वही फिर से जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या इसके लिए नियुक्त किया गया कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट सशर्त यानी शर्त सहित लोक अपदूषण हटवाने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो इसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है और ये कार्रवाई कब करेगा? जब इसे कहीं से सूचना प्राप्त हो या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर और 8 नंबर। ये काफ़ी अच्छे से सवाल है और इनका जो संबंध है क्वेश्चनों का वो सीआरपीसी का जो सेक्शन आपका है, सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सीआरपीसी की धारा 145 से लेकर 148 तक ये स्थायी संपत्ति के संबंध में विवाद से है। अगर स्थायी संपत्ति को लेकर के कोई, जिसमें नदी, जल, भूमि, भवन, ऐसी संपत्ति जिसको कब्जे को लेकर के किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, विवाद है, जिससे लोक शांति बिगड़ सकती है, तो उसके संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या किसी अन्य सूचना के आधार पर यदि रिपोर्ट उसे मिलती है तो इस संबंध में वो आदेश पारित कर सकता है कि जो विवादास्पद व्यक्ति दोनों हैं, यानी दोनों जो पक्षकार हैं, उन्हें नोटिस भेजी जाएगी। तो नोटिस जो होगी आप वो समन की तरह तामील कराई जाएगी। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लिखे हैं। समन की तामील की तरह से उन्हें दी जाएगी। तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि नोटिस उन व्यक्तियों को दी जाएगी
कि वे अपने प्लीडर के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में अपना पक्ष रखें। और दूसरा पॉइंट है कि जो विवादास्पद प्रॉपर्टी होगी, जो विवादास्पद स्थायी संपत्ति होगी, उस पर चस्पा कर दी जाएगी। इस तरह से नोटिस चस्पा की जाएगी कि सहज रूप से किसी को भी दिख सके कि फला संपत्ति विवादास्पद संपत्ति है और ये न्यायालय में विचाराधीन है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बाद में देखता हूँ, पहले डिटेल आपको बता देता हूँ। तो ये समन की तरह से तामील कराया जाएगा। इसमें संबंधित जो पक्षकार होंगे उन्हें नोटिस दी जाएगी और दूसरी नोटिस जो है विवादास्पद संपत्ति पर चस्पा कर दी जाएगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को जो इसकी खरीद फरोख्त करना भी चाहता हो या धोखे से खरीद फरोख्त होना, तो उसे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये संपत्ति या प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। अब इस आधार पे मजिस्ट्रेट ये देखता है कि जब पुलिस अधिकारी द्वारा या पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना मिलती है, उसके ठीक 2 माह पूर्व इस संपत्ति पर किसका कब्जा था, क्या जिस व्यक्ति का अभी कब्जा है उसने बलपूर्वक उसे हटाया है जिसके कब्जे में ये थी। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट ये मान लेता है कि जिस व्यक्ति को बलपूर्वक हटाया गया है इस प्रॉपर्टी से, वास्तव में वही इसका सही कब्जेधारी है। तो इस पे 2 माह पूर्व विचार करती है। अब आप अपने क्वेश्चन देख लीजिए। अचल संपत्ति, अचल का मतलब स्थायी, स्थावर संपत्ति पर झगड़े के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में अपने आदेश पारित करने से पूर्व कितनी अवधि पर विचार कर सकता है। तो अपने आदेश पारित करने से पूर्व जब पुलिस अधिकारी या किसी अन्य के द्वारा, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या किसी अन्य के द्वारा मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना प्राप्त होती है, उससे ठीक 2 माह, इसका आंसर बी होगा, 2 माह की अवधि पर वो विचार कर सकती है। और इस दरमियान इस पर विचार करेगी कि 2 माह पूर्व किसका कब्जा अमुक प्रॉपर्टी पे था, क्या जिसका कब्जा वर्तमान में है उसने वास्तविक कब्जेधारी को बलपूर्वक या किसी अन्य तरीके से बेकब्जा किया है। यदि ऐसा है तो इससे पूर्व जो कब्जाधारी था वही वास्तविक कब्जाधारी माना जाएगा। अच्छा, अगला सवाल था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 में दिए गए आदेश की तामील कैसे की जाएगी। तो वारंट की तामील की तरह नहीं, तामील नहीं होती है, कोई निर्धारण नहीं है, नहीं, समन की तरह से तामील की जाएगी। और हमने बताया कि 2 बातें होंगी, एक तो संबंधित पक्षकारों को नोटिस दी जाएगी और दूसरी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उस पर इस तरह से चस्पा की जाएगी कि सहज रूप से उसे कोई देख सके। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और इनका जो संबंध है CRPC 1973 के सेक्शन 145 से 148 तक से। आइए नेक्स्ट पर, ये लास्ट 2 क्वेश्चन और आपके हैं, 9 नंबर 10 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है किसी अचल संपत्ति, अचल का मतलब स्थायी, जो चलायमान ना हो, यानी जंगम से अलग, किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधी विवाद पर निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको पीछे भी क्लियर मैंने करा दिया है। इसमें सही आंसर होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, इसका बी आंसर सही है। सेक्शन 145 के तहत पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की सूचना पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है दोनों पक्षों को सुनेगा और उन्हें समन इस बात का दिया जाएगा, समन रिसीव कराया जाएगा, विवादास्पद प्रॉपर्टी पे चस्पा किया जाएगा कि वो निश्चित तिथि को अपने प्लीडर या स्वयं के द्वारा अपना पक्ष रखें यहाँ पे। तो इसका सही आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 की उपधारा 1 यानी CRPC 1973 के सेक्शन 146 का सब सेक्शन 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अमुक प्रॉपर्टी जिसको लेकर डिस्प्यूट है, जिसको लेकर विवाद है और लोक शांति भंग हो सकती है, जिसकी पुलिस ने रिपोर्ट किया है या कोई सूचना दी है, तो इस पे संबंधित जो पक्षकार हैं, मीन्स जो दोनों पक्षकार हैं, उनमें से इस बात का समाधान ही नहीं हो पाता है कि ये किस पक्षकार की है, यानी दोनों पक्षकार गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अगर समाधान हो जाता है
कि इस पे किसी का कब्जा नहीं और ये प्रॉपर्टी वास्तव में किसी की नहीं है, वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि पक्षकारों में से किसका कब्जा विषय वस्तु पर था, तो इस स्थिति में वह विवादास्पद प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकता है और इसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के उपधारा 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता। किसके तहत? सेक्शन 145 के तहत। अगर सीआरपीसी की धारा 145 के तहत वास्तविक पक्षकार नहीं तय कर पाता है कि यह संपत्ति किस पक्ष के संबंध में जानी चाहिए, तो वह कब्जा विषय वस्तु पर था, किसका विषय वस्तु पर कब्जा था या स्थायी प्रॉपर्टी पर किसका कब्जा था, ये डिसाइड नहीं हो पाता है, तो सेक्शन 146(1) का प्रयोग करते हुए उस संपत्ति को कुर्क कर सकता है और उसके लिए एक रिसीवर नियुक्त कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दोनों इम्पोर्टेंट थे और यहीं से बार बार रिपीटेड क्वेरी हैं। जो ये 10 क्वेश्चन मैंने चर्चा किए हैं इस अध्याय से, यही ऐसे क्वेश्चन हैं जो चाहे जुडिशियल एग्ज़ाम हो या अन्य पुलिस जिससे संबंधित जो एग्ज़ाम है जिनमें पूछा जा रहा है, चाहे वो विभागीय हो चाहे वो डायरेक्ट एग्जाम हो, यही 10 क्वेश्चन हैं जो कई तरीके से घुमा फिरा करके रिपीट किए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अध्याय 10 की हम बात कर रहे थे जो लोक व्यवस्था एवं परिशांति को बनाए रखने से संबंधित है और इसका जो संबंध है वो सेक्शन 133 से लेकर के 148 तक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर पे बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।